Good morning, dear students. Good morning. Okay, so our students they have done. ये कुछ लिखा है मैंने स्क्रीन पर आपको विजिबल है? इट इज़ विजिबल. ओके. सो बैकग्राउंड से आपके आवाज़ आ रही है बेटा, तो आप सारे आवाज़ को बंद कर लीजिए. पहली बात तो हाँ, जो भी आवाज़ें आ रही है ना बेटा, उन आवाज़ों के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित कीजिए. मतलब अपना माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग. हम राइट और रॉन्ग? आवाज़ें नहीं आनी चाहिए ना बेटा, बोलो भाई. आवाज़ें आनी चाहिए. हाँ, तो थोड़ी सी आवाज़ें बंद कर लीजिए बेटा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए. और आज हम स्टार्ट करने वाले बड़ा ही प्यारा लेसन है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज. दो लेसन हमारे पास हैं. तो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बात कर रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा मुझे लगता है आसान है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको बाद में बात करेंगे. या पहले कौन सा बात कर लें, बोलो. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने मूड बना लिया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बात करते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं? पहला तो क्वेश्चन यही है. और हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. ओके, तो कुछ दिमाग में आप लोगों के आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम क्या समझते हैं या क्या पढ़ना है हमको? तो पहली बात तो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने PT1 में जो एग्ज़ाम दिया है, इसी तरह का एग्ज़ाम ऑफलाइन में भी दे पाएँ. इसकी मैं प्रभु से कामना करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस मेरी प्रार्थना में शरीक होंगे और इसी तरह का परफॉर्मेंस देंगे. तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हमारा है टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्या टॉपिक है? BOP. देखो, इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है. पहली बात तो किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें M सबसे पहले होता है. M फॉर मीनिंग, मतलब मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. उसके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन उसको कह देंगे C. तो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन. ठीक है, ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. इसके बाद ये इसका कंपोनेंट क्या क्या है. कंपोनेंट में आपका जो जो कंपोनेंट होंगे, जैसे करंट अकाउंट आता है, कैपिटल, ये दोनों CC हो गया. गड़बड़ हो, कंफ्यूज मत होना. CAP कैप कर देता हूँ, तो कैपिटल अकाउंट. ठीक है. इसके बाद और हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, दोनों इसी से स्टार्ट हो रहे हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. और इसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम. तो ये चीज़ें हमको पहली बात पढ़नी है. ठीक है. लेकिन हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ पढ़ लें. ठीक है. कार्तिक ने पैसा दिया या सामान दिया, कर लो. सामान दिया किसको? एक दूसरे बच्चे को, प्रिंस कोहली को दिया. मान लो प्रिंस को दिया, शुभम सिंह को दे दिया, किसी को दिया. ठीक है. 10 सामान दिया, मतलब 10 पेन दिया मान लो. तो इधर प्रिंस के पास जब ये पेन है, तो प्रिंस ने इसको कुछ और सामान दिया. मान लो इसके जगह इसने अपना वैल्यूबल सामान कुछ दिया, कुछ भी दे दिया. मान लो पेंसिल ही दे दिया, पेंसिल. ठीक है. 10 पेंसिल इसने दिया. ठीक है. अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों क्या होंगे? खुश होंगे. दोनों विन विन सिचुएशन में होंगे. ठीक है. मान लो कि एक पेन की कीमत जो है, ध्यान सुनना, एक पेन की कीमत 10 रुपये. आसान फिगर लेते हैं, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज़ का सामान इधर गया. और पेंसिल की कीमत कितनी है? मान लो 5 रुपीज़. तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़. ठीक है. 50 रुपीज़ का इसने दिया. तो इसने ज़्यादा का दिया और इसने कम का दिया. तो ये हमेशा दिमाग में रहेगा कि हमने ज़्यादा दिया. ये तो एक जनरल ट्रांजेक्शन्स हुआ. ठीक है.
कि हमने ज़्यादा, अगर ये बेचने वाली बात हो, ये सब जनरल ट्रांजेक्शन्स में होगा, तो ये सोचेंगे कि कार्तिक इज ए विन विन सिचुएशन, कि हमको लॉस हो गया। जनरल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम सेलिंग की बात करते हैं, जब हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम सेल करते हैं 10 पेन, तो हमको हमारे पास 100 रुपया आता है, और प्रिंस के पास आता है कितना, 50 रुपया। तो विन विन सिचुएशन किसके लिए हुई, कार्तिक के लिए हुई। चलो, प्रिंस के लिए भी एक सिचुएशन है कि उसने भी कुछ सामान तो बेचा, ठीक है। अब हम आते हैं, मतलब मेरे यहाँ क्या छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन्स आर पार्ट एंड पार्सल्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स आर पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। बस बहुत ही आसान है कि ट्रांजेक्शन्स तो होना ही होना है। अगर एक यूनिवर्सल मतलब वेलफेयर की बात करें, तो एक चीज़ ये जान लो कि ट्रांजेक्शन्स होते क्यों हैं, हम व्यापार करते ही क्यों हैं। क्योंकि इसमें एक थ्योरी काम करती है, नेचुरल इंडोमेंट की थ्योरी मान लो इसको, ठीक है। जिसमें हम ये मानते हैं कि हर कंट्री को, जिसको हम एक, जो थ्योरी का एक्चुअल नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। जैसे हर बच्चे को कुछ ना कुछ एडवांटेज है। जैसे कोई बच्चा अच्छे तरीके से बोल लेता है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बोलना आता है। किसी बच्चे को अच्छा, हिंदी में लिख रहा हूँ, लिखना आता है, ठीक है। किसी बच्चे को अच्छा पढ़ना आता है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। किसी बच्चे को अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करना आता है, कुछ भी। हर एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। ऐसा नहीं होता तो सारे बच्चे साइंस ले लेते, सारे बच्चे कॉमर्स ले लेते, सारे बच्चे हिस्ट्री ले लेते, या सारे बच्चे ज्योग्राफी ले लेते, या सारे बच्चे पॉलिटिकल, कुछ भी, ऐसे कुछ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ले लेते ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हर बच्चे ने अपने पोटेंशियल को समझा। बच्चों ने मैथ्स ले लिया, कुछ बच्चों ने अकाउंट्स को प्रायोरिटी दी तो ई सेक्शन में चले गए, कुछ बच्चों ने सबको प्रायोरिटी देते हुए अपना बैलेंस करने का प्रयास किया, तो उन्होंने वो ह्यूमैनिटीज़ वाले क्लास में चले गए। मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे जरा, ऐसा होता है? ये मेरी बात समझ में आ रही है, जो थोड़ी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ? हाँ। तो ये हर, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी काउंसलिंग भी है, आपको अपने आप को समझना भी है कि हर बच्चे को कुछ न कुछ एडवांटेज है, नेचर ने एडवांटेज दिया है, करेक्ट ना। अगर हम उस एडवांटेज का यूज़ करें, जिसको पढ़ना आता है वो लिखने वाले से लिखना सीख ले, जिसको बोलना आता है वो इन दोनों से पढ़ना और लिखना सीख ले, ठीक है। और ये दोनों को बोलना सिखा दे, ये बोलना है, ये वाला क्या है, ये बोलना लिखा है मैंने, जो कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। तो ये से क्या होगा कि सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी ना बेटा, बोलो बोलो भाई, ठीक है। ये विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। देखो, ट्रेड इसीलिए होता है क्योंकि हर कंट्री को एक एडवांटेज है। इंडिया को अगर मान लो कोस्टल बेल्ट मिलता है, ठीक है, इंडिया को अगर डेजर्ट का क्लाइमेट मिलता है जहाँ खजूर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, कोस्टल बेल्ट में उसके अपने कुछ एडवांटेज हैं। ये अंदर जो है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अनुसार अगर आप देखो, तो हमारे पास मैंगो से लेके और कटहल से लेके, जिसको जैक फ्रूट कहते हो, हाँ, ये सारे एडवांटेज हैं। मतलब कहने का मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एडवांटेज है, हम उस एडवांटेज को इनकैश करें, एंड we are selling the product to other countries. Similarly, some other countries have certain advantage and they are selling to other countries. Okay, India, हम यहाँ इंडिया ले लेते हैं, इधर फॉरेन कंट्रीज कोई ले लिया, ठीक है। देयर इज एडवांटेज, इसी एडवांटेज की वजह से ट्रेड होता है कि यहाँ की जो सस्ती चीज़ें यहाँ आ गई और यहाँ से सस्ती चीज़ें यहाँ आ गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ से हम ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, तो हमको ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है ना, पैसे आता है, इनफ्लो कहते हैं उसको, और पैसा जब जाता है तो आउटफ्लो कहते हैं।
तो जहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा तो हम बड़े खुश होंगे, आहा हा मज़ा आ गया, इतना सामान हमने बेच लिया। करेक्ट ना? आर गेटिंग पॉइंट? इसी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, खुश होना, ठीक है, और दुखी होना कहते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम हर व्यक्ति चाहता है बैलेंस, ये पूरी लाइफ ही इक्विलिब्रियम की तलाश में है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की तलाश की, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, खाना खाते समय मम्मी इक्विलिब्रियम की तलाश करती हैं। आज बेटी एक रोटी खाई, ओहो हो बड़ा बुरा हुआ, बेटा 4 ही रोटी खाया, लड़के थोड़ा ज़्यादा खाते हैं ना इसलिए बोले 4, ठीक है। तो मम्मी जो इक्विलिब्रियम की तलाश करती हैं, मज़ा नहीं आता, मम्मी ने बड़ा बढ़िया खीर बनाया, बच्चे नहीं खाते, क्या? इक्विलिब्रियम, हर जगह इक्विलिब्रियम की तलाश है। पूरी दुनिया ही, चाहे स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम की तलाश करो, चाहे एसेट्स के मामले में तलाश करो, चाहे खाने के मामले में तलाश करो, चाहे वो प्राइस का डिटर्मिनेशन हो, इक्विलिब्रियम की तलाश है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ाया इनकम डिटर्मिनेशन, वहाँ इक्विलिब्रियम की तलाश है। पूरी दुनिया इक्विलिब्रियम की तलाश में परेशान है। साइंस में आपने पढ़ा है ना, NaCl बना, ऑक्टेट, डुएट, जो भी आपने साइंस में अभी जो जानकारी आपके पास बची हुई है, तो सारा कुछ पूरा का पूरा संसार ही इक्विलिब्रियम की तलाश में भटक रहा है। पूरा नेचर, अगर ये इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हुआ, इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जो बच्चे थोड़ा सा गाँव से संबंध रखते हैं, जो पंडित जी लोग पूजा करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, ध्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति और ओम शांति शांति कहते हैं ना। ये क्या है, हम ये कल्पना करते हैं कि सब कुछ, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो। अगर ये इक्विलिब्रियम बदलता है तो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का एक लेसन हो जाता है, या ज्योग्राफी का एक लेसन बन जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेसन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन सब खा जाएगी और पुराने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना। हम यहाँ जो इस इक्विलिब्रियम की तलाश कर रहे हैं बेटा, वह है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। और उस इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए एक लेसन बन गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एक ही बच्चे को समझ में आई? यस सर। अरे एक ही बच्चे को समझ में आई? ये तो बड़ा मजा आ गया ये तो। हाँ, सुपर फ्रस्ट्रेशन हो गया ये तो आपके स्टेटमेंट से, है ना। इतना फ्रस्ट्रेट मत करो मुझे। एक ही बच्चे को समझ में आई तो लगी, यस सर। ओके, तो जिसको समझ में आ गया वो समझा देना बेटा। हाँ ओके, चलो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ये टॉपिक है। ये टॉपिक, इसकी मीनिंग को आप समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? तो पहली बात तो ये जानना कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड की बात करें तो ये दो देशों के बीच में होता है, ठीक है। दो देश होंगे ना, 2 कंट्रीज, करेक्ट ना? बिल्कुल, अब मैं नर्सरी के बच्चों के को समझाने के लिए जिसे पढ़ाते हैं ना, वैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वरना PPT हमारे पास है, अभी उसी से दिखा देंगे। तो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा, ठीक है। तो पहली बात, डेफिनेशन जो बनेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इट इज़ अ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हम जब ऑटोनोमस की बात करेंगे वहाँ हम करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा अगर कर लें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट इज़ अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 कंट्रीज। अभी हम 2 कंट्रीज, बहुत ही सिंपल मॉडल लेके चल रहे हैं, 2 कंट्रीज, कम से कम 2 कंट्रीज तो इन्वॉल्व होंगे ही, वरना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स तो एक कंट्री के बहुत सारे कंट्रीज के साथ होते हैं, जिसके साथ भी, सिंगापुर के साथ भी हम ट्रेड करते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, और चाइना के साथ भी करते हैं, चाइना, ठीक है। क्योंकि जब इन लोगों को मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ ना, तो मुझे वो पुराना चीज़ याद आ जाता है, 1965 याद आ जाता है, ठीक है, 71 का वॉर याद आ जाता है, कारगिल का वॉर याद आ गया, 62 का वॉर अभी डोकलाम में जो हुआ वो, और ये सब याद आता है। थोड़ा सा गुस्से में बोलता हूँ, ठीक है। और हमारे साथ जो ट्रेड रिलेशंस है ना, बहुत सारे कंट्रीज सब, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सब कंट्री, इवन द नॉर्थ कोरिया के साथ भी हमारा होता है। USA तो हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा पार्टनर है, तो मतलब ट्रेड होता है। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस
और ये ट्रांजेक्शन कैसा है, जो हमारे 12th डी वाले बच्चों को पसंद है ना। क्यों पसंद है मैंने बोल दिया, देखो इसलिए बोला कि ये बच्चे हमारे क्या पढ़ते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। और ये जब क्रेडिट एंड डेबिट होता है ना, तो कीर्ति मैडम की याद आ जाती है, और बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनको अकाउंट्स की क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो मतलब क्या है, ये अकाउंटिंग सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, अकाउंटिंग सेंस में। ओके, जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो क्या होगा, अकाउंटिंग सेंस में होगा। मतलब क्रेडिट और डेबिट का एलिमेंट इसमें होगा। अगर सामान गया तो क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, ये डेबिट मत समझना। सामान गया का मतलब यहाँ में कंट्री से मतलब, मेरा मतलब है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया, ये मत समझना कि डेबिट और क्रेडिट से आ रहा है, ऐसा मत समझना। ठीक है, तो अगर सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया, ए कंट्री ए से कंट्री बी में अगर गुड्स जा रहा है, यहाँ से ये गुड्स गया, तो ये क्या आएगा, ये पैसा आएगा, मनी आएगा। ठीक है, आर माइंड। तो मनी के ही फ्लो को हमको ध्यान रखना है, और मनी जहाँ आएगा उस कंट्री के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट। अगर हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये है इंपोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा इधर से इधर जाएगा। देखो पैसा जाने वाले का कलर बदल देता हूँ ताकि आप लोग, पैसे का कलर वैसे अलग ही होता है, जिसके पास पैसा होता है उस आदमी की सोच भी बदल जाती है ना, वो अपने आप को महान समझने लगता है। ठीक है, तो ये सामान जो है ये इधर से इधर आया, रेड वाला। ठीक है, जिस पर मैं ब्लैक का कलर चलाता हूँ क्योंकि आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है ना पैसे से, इसलिए इसको ब्लैक कर दिया मैं। देखो तो ब्लैक वाला क्या है, पैसा इम्पोर्ट, ये पैसा नहीं सॉरी इम्पोर्ट कर रहा है, सामान आ रहा था। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो इसको अंडू करूँगा। ठीक है, ताकि मेरी बात सही हो जाए ना, पैसे से नीयत ख़राब होती है ना। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हम सामान अगर मंगा रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, बी के पास पैसा आ रहा है, बी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है इसके पास, बी के पास। ठीक है, ये बी के पास देखो पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। ये छोटी सी बात समझ में आ गई ना, बोलो भाई, आर गेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम ये ट्रांजेक्शन्स जैसे ही एक आइटम क्रेडिट होगा तो दूसरी जगह वो डेबिट हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग सेंस में होता है। ये बात तो आपको समझ में आई, क्रेडिट और डेबिट का एलिमेंट, जिसको कहते हैं ना क्या कहते हो, लेजर जर्नल एंट्री करते हो ना, लेजर कहते हो ना, लेजर, लेजर सर, हाँ मैं अगर सही हूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स है उसको बताता है। अब हम आते हैं फॉर्मल अपने पीपीटी पर आ जाते हैं। ओके, जो हमारा पीपीटी है दिखाई दे रहा है आपको, बोलो बेटा, ताकि हमारा थोड़ा सा लेसन फास्ट भागे। ओके, देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको इस बैलेंस के लिए हम परेशान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका के वो दिखाई दे रहे हैं हमें, राष्ट्र वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चाइना और उनके साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है, और चाइना जिसके साथ भी ट्रेड करता है ना उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब कर देता है। इंडिया का भी ख़राब हो रहा था, इंडिया का तो ये जितनी भी कंपनीज थी वो धीरे धीरे सब चाइना के प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। हम लोग ट्रेडिंग कंट्री बनते जा रहे थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो खैर इसको रियलाइज़ किया गया, थोड़ा सा ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और चाइना से बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह भी आते हैं, तो वो सब हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा एक फेज चल रहा है, लेकिन धीरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, इट इज एन अकाउंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैं उसका ये अकाउंट है, मतलब उसको नोट डाउन करने का काम करता है। बिटवीन द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जितने भी रेसिडेंट है इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अपने देश के जितने भी लोग हैं, इसको अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर ले आते हैं, तो अपने देश के जितने भी लोग हैं उनका विश्व के तमाम देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध बनता है और उनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं,
उन ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को हम रखते हैं। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन निकल रहा है। एंड व्हाट दैट क्वेश्चन इज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इज स्टॉक और फ्लो। तो जब व्हेन इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, एंड इफ इट इज अ स्टॉक क्या होता, डिफिनेशन क्या होता, व्हाट इज स्टॉक? यस, आयुषी की आवाज में पहचान सकता हूँ। आयुषी आज बेटा आप लेट क्यों आई, है ना, मजा नहीं आता है तो। थोड़ा सा लेट उठी हो आज तुम, तुम्हारे आवाज में वो मधुरता नहीं है जिसके लिए तुम पहचानी जाती है। ओके, चलो, आवाज में जो है ना लेट उठते हैं तो अलग तरह की आवाज। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इनफ्लो कब होगा, जब हम सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या होगा, इनफ्लो। फ्लो किधर है, इन मतलब अपने देश में हो रहा है, इनफ्लो, है ना। आउटफ्लो, आउट मतलब बाहर। ऐसे याद रखोगे, ऐसे शब्दों को स्प्लिट करोगे ना तो ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी। आउट, आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो आउट फ्लो, ठीक है, तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो पैसा हम जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट डेबिट करते हैं वो सब इनफ्लो पर और आउटफ्लो के आधार पर करते हैं। इनफ्लो जितना आइटम होगा, जितना जितने आइटम की वजह से होगा, आइटम नहीं, आइटम की वजह से होगा। इनफ्लो पैसे के इनफ्लो की बात करें, गुड्स के इनफ्लो की बात नहीं करें। तो हमारा क्या होगा, वो क्रेडिट आइटम में जाएगा। ओके, इट इंक्लूड्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। तो बीओपी की जब आप बात करेंगे तो हम विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के आइटम्स की बात करें। कुछ आइटम्स तो होते हैं जैसे आरुषि के घर में पड़ा हुआ 64 इंच का वो टीवी, वो सब क्या है, वो सब विजिबल आइटम्स है। ठीक है, रजत के घर में पड़ा हुआ 200 लीटर वाला, 250 लीटर वाला, 300 लीटर वाला फ्रिज, विजिबल आइटम। ठीक है, और आयुषी के घर में पड़ा हुआ 8 बर्नर वाला गैस चूल्हा, सब विजिबल आइटम। आर गेटिंग फाइन, ये सब विजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम जो नॉन टेंजिबल आइटम भी इसको कहते हैं, शिपिंग, बैंकिंग, ये सब जितने इंश्योरेंस, ये सब जो है इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, तो विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं। अब देखो छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। इसको कोई भी कंट्री रख लोगे तो अच्छा रहेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर हम इसमें बिठा दें और करेक्ट फिगर्स ला दें तो ये एक साथ दो लर्निंग हो जाती है कि इसको करते रहना। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो ऐसा बहुत करते थे, जिससे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा वो सब चीज़ें ट्रेंड और रिसर्च पर थोड़ा कम हो गया है ना, इसलिए तो प्रोग्रेस नहीं होता है। ठीक है, कंट्री ए और कंट्री बी, आर्गेनिफाइड दो देश हैं। अगर मान लो एक देश ए, ये हमारा जो है बी ने सामान बेचा, है ना, बी कंट्री है एक्सपोर्टर कंट्री। ठीक है, आउटगोइंग लिखा हुआ, आउटगोइंग, तो क्या होगा, पैसा इनके पास आएगा, एक्सपोर्ट करेगा तो इनफ्लो इनके पास आएगा। ठीक है, तो इनफ्लो जब आएगा तो पॉजिटिव आइटम के रूप में रिकॉर्ड होगा, और जब आउटफ्लो होगा आइटम्स का तो वो आई जब भी पैसा जब बाहर दूसरे देश में जाएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव आइटम्स, डेबिट आइटम्स के तरफ के रूप में होगा। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आपने जो वैल्यू पॉइंट्स आपने देखा, वो वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या था। बैलेंस ऑफ पेमेंट या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, तो पहला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एक वैल्यू पॉइंट हो गया, बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दो कंट्री होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी वैल्यू पॉइंट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब क्रेडिट और डेबिट की बात होगी इसमें। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये एक समय अंतराल के बीच में, मतलब ये फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इसका वैल्यू पॉइंट्स है। अभी भी कुछ बच्चे जो है, मैं जरा PT1 का रिफ्लेक्शन बीच में दे दूं आपको। बच्चे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में यू विल लूज द मार्क्स, पहली बात। दूसरी बात कि PT1 में जो अपलोड करने का जो आपका पैटर्न था,
एक ही PDF बनाना चाहिए और सब अपलोड करना चाहिए। इतना कंफ्यूजन होता है, 4 बार 5 बार जब आप करते हो तो उसे डर लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, टाइम टेकिंग होता है, समय बर्बाद होता है, इरिटेशन होता है। ऐसा नहीं करेंगे आप। गेटिंग पॉइंट? इस तरह का कोई काम भविष्य मत कीजिए। हालांकि स्कूल तब खुलने ही वाला है, लेकिन फिर भी भविष्य में जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इसका ध्यान रखें। अब आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, जब बाप बेटे का संबंध तो बहुत ही इटर्नल संबंध होता है, ये ऐसा संबंध होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और तोड़ना भी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक सच अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड। तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जो है इस तरह के सिचुएशंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप आगे पढ़ोगे, जिसमें बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 बेटे हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और बाकी सब छुटपुट है ना, साइड लाइन वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट बेटे नहीं है, लेकिन मेजर जो अकाउंट है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट के भी जो बच्चे हैं वो क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप इसके कंपोनेंट को ध्यान देंगे, आप इसका टेबल एक बनेगा और उस टेबल में आप देखो, बुक्स में दिया है, तो उस टेबल में आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर आपको करंट अकाउंट, उसके अंदर आप कैपिटल, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम एक सर्किल से के माध्यम से भी हम बनाते हैं। उसको हम आगे हम बताएंगे, लास्ट में हम बताएंगे इसका, जब हम चीजों को याद कैसे रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने देख लिया, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट करता है, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को भी ये नोट करता है। दिमाग में बैठाइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये महायान की तरह है। बौद्ध संप्रदाय में होता है ना, हीन यान और महायान। महा मीन्स बड़ा और यान मीन्स नौका, बड़ी नौका। जैसे पहले भगवान बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने अपने शिष्य के कहने पर उनको प्रवेश दिया। तो ये महायान की तरह है, मतलब सबको एकमोडेट करके चलने वाला है, सबको साथ लेके चलने वाला है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स दोनों को रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, दोनों को रखा जाता है। गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गेटिंग पॉइंट? सो it is an account of visible imports. Underline, point to be underlined. It is an account of visible imports and visible exports of a country during a given period. यहाँ भी period of time है, लेकिन यहाँ बात जो ध्यान देने की है वो क्या है, वो visible की बात हो रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो क्या है, कैसा होना चाहिए, वो विजिबल दिखाई देना चाहिए। ROC का वो क्या कहते हैं, 64 इंच वाला टीवी, IUC का 8 बर्नर वाला वो क्या कहते हैं गैस स्टोव, ठीक है, IUC उसका फोटोग्राफ भेजना, मुझे परचेज करना है। और रजत वाला 250 लीटर वाला फ्रिज, ठीक है रजत? ओके, रजत क्लास में होना बेटा? रजत, रजत, हेलो, हेलो चिल्ड्रेन, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, तो रजत नहीं है क्या क्लास में? अच्छा अच्छा, मैसेज दे रहा है क्या? ओके, मैसेज नहीं दे रहा है तो बड़ा, बहुत शुभचिंतक हो भाई उसके तो, मैसेज भी नहीं दे रहा तब भी समझ जा रहे हो। अच्छा, वो महाभारत का संजय याद आ गया मुझे तो, ठीक है। ओके चलो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, विजिबल इंपोर्ट्स एंड विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल आइटम। पॉइंट यही है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड आया, क्या लिख रहा है, विजिबल। एक शब्द में उसको याद रखना कर, जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, कैप्सूल लर्निंग जिसको मैं कहता हूँ, कि विजिबल BOP, उसमें लिख दिया, सामने लिख दिया विजिबल प्लस इनविजिबल, उसके लिख दिया रजत का रेफ्रिजरेटर, और वो सब बच्चों का नाम अपना अपना लिख देना, वो कंप्यूटर, ये जो भी विजिबल आइटम, उसके सामने इनविजिबल आइटम वो भी लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, एक बार में याद हो जाए, कट 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 कट, फास्ट, इट्स इजी। तो लर्निंग तो बिल्कुल आसान चीज है, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल मतलब चुटकियों का मतलब गेम है, चुटकी बजाना, इसको चुटकी बजाना कहते हैं, ठीक है। तो लीजिए अकाउंट ऑफ विजुअल, इसको चुटकी बजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताना मुझे, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
तो इट इज अकाउंट ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स एंड विजिबल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम यहाँ भी था, बीओपी में भी था, ठीक है, ओके। और विजिबल आइटम्स यहाँ है और वहाँ क्या था, विजिबल प्लस इनविजिबल। इसको ध्यान रखना, जब डिफरेंस पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ओके। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब कोई चीज है, जब व्यापार कर रहे हो तो या तो दो ही बातें होंगी भाई, है ना, प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, तीसरी बात भी हो सकती है जो कि रेयर होती है, वो बैलेंस हो सकता है। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, ये जब वो होगा कि वैल्यू ऑफ, जब एक्सपोर्ट्स है, जब हम सामान ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब इनफ्लो ज्यादा, पैसा ज्यादा हमारे पास आ रहा है, और हम सामान कम खरीद रहे हैं, मतलब पैसा कम जा रहा है हमारे देश से, तो क्या होगा, वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का आ जाएगा। व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन value of imports, it is a situation of favorable balance of trade. I think it is a very crystal clear to dear guys. Dear no guys, it's not a good word. Dear students. Okay. So unfavorable balance of trade. What is that? Unfavorable balance of trade when value of exports, मतलब just ऊपर वाला अगर याद हो गया ना तो नीचे वाला भी अपने आप याद हो गया। Value of exports is less than value of imports. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की सिचुएशन एक और हो सकती है जबकि दोनों बराबर हो, बहुत ही रेयरली। अब आते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, आपको मैं जल्दी से बता दूंगा, आपको 2 मिनट में बस। बैलेंस आप पढ़ चुके हो इसलिए आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट रिकॉर्ड्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स ओनली, जस्ट नाउ वी हैव सीन, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट रिकॉर्ड्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, दोनों को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स को नहीं रिकॉर्ड करता। अभी बस इतना ही ध्यान में रखो, कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड नहीं करता। बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे, अपने बजट वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, वहां से कैपिटल ट्रांजेक्शन आपको समझ में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह पढ़ा है ना, वो समझ में, उससे आसानी मिलेगी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख लो, इट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो, देयर कैन बी सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है, जैसा कि आपने देखा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज ऑलवेज बैलेंस, ये हमेशा, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इट इज अ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और 12D वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये क्या कहते हैं, हलवा मुंह में डाला अंदर गया, तो हलवा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों बैलेंस्ड होता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग सेंस में होता है, ओके। चलो, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा बीओपी पर था जिसको आपने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा cheer कर दिया करो, ताकि ऐसे ही पीपीटी और बनता रहे, मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू, आई होप द टाइम इज ओवर बेटा, टाइम इज ओवर डियर। हेलो, कि अभी बैठना है क्लास में, ओवर हो, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।